बच्चों, आज अपने नया टॉपिक लेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए जो अपने सिलेबस में मेंशन हैं उसमें ये निम्न पार्ट्स हैं, उनको कवर करेंगे। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ स्पर्म ट्रांसफ़र, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटिंग मैकेनिज्म, एरर्स इन फर्टिलाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशंस। आज अपने सर्वप्रथम पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि निषेचन कहते किसे हैं। निषेचन तो वैसे एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। इसमें फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, यानी नर और मादा के जो युग्मक होते हैं, गैमिट्स होते हैं, उनके जो प्रो न्यूक्लियस होते हैं, उनके फ्यूजन को, उनके संलयन को अपन निषेचन कहते हैं। इसमें जैसे एल्बर्ट टाइलर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि निषेचन विभिन्न जो प्रक्रियाएं होती हैं उसकी एक श्रृंखला होती है जो शुक्राणु के द्वारा प्रारंभ की जाती है तथा शुक्राणु अंडे के परिवर्धन में भाग लेता है। वह प्रक्रिया जो है वो निषेचन कहलाती है। इसी तरह से एक हैरोल्ड मैनर हैं साइंटिस्ट, उन्होंने ये बताया कि जो निषेचन है वो अंडे तथा शुक्राणु के, जो अपन ने अभी डेफिनेशन बताई, प्रो केंद्रक यानी प्रो न्यूक्लियस के संलयन को कहते हैं। और निषेचन के दौरान जो सिंगल सेल्स होती हैं, एकल कोशिकाएं होती हैं, वो आपस में संलयित होकर के रीजुवेनेट प्राणी की उत्पत्ति करती हैं, उसे अपन निषेचन कहते हैं। इसी तरह से जेम्स ग्रे हैं साइंटिस्ट, उन्होंने निषेचन के लिए दो कार्य को वर्णित किया कि जेम्स ग्रे ने, कि एक तो एक्टिवेशन और एक एम्फीमिक्सिस, जिसको कहते हैं उभय मिश्रण। तो जो एक्टिवेशन है उस दौरान क्या होता है, जो अंडे का कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, वर्ल्डकुट वाला पार्ट होता है, वो सक्रिय हो जाता है और प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक निषेचन झिल्ली का निर्माण कर लेता है। एक्टिवेशन की प्रक्रिया में अंडे का कोर्टेक्स का भाग सक्रिय होकर के प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक फर्टिलाइजन मेम्ब्रेन, निषेचन झिल्ली का निर्माण करेगा सक्रियण में। दूसरा काम ये होता है कि अंडे का जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वो विभिन्न जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो उसको प्रारंभ कर देता है, जिससे उसमें अंडे में विदलन प्रेरित हो जाए, यानी क्लीवेज की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाए। तो एक्टिवेशन के अंतर्गत फर्टिलाइजेशन में जो एक्टिवेशन पार्ट है उसमें एक तो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का बनना और दूसरा उसके अंडे के साइटोप्लाज्म का इस तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रारंभ होना जो विदलन को प्रेरित करे। तो ये तो सक्रियण के अंतर्गत आता है जेम्स ग्रे के द्वारा। और जो उभय मिश्रण, जैसे नाम ही है एम्फीमिक्सिस, यानी दो चीज़ों का मिश्रण होगा। तो इसमें क्या होता है, जो भी प्रोजेनी होगी उसमें पेरेंटल जो दोनों हैं, आपके मात्रक और पैतृक पेरेंट्स हैं, दोनों के लक्षण जो है वो मिश्रित हो जाते हैं। नाम ही है मिक्सिस, एम्फीमिक्सिस। और क्योंकि गैमिट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो द्विगुणित अवस्था जो है वो प्राप्त हो जाती है और अपने को जो भी संतति मिलेगी उसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं जो हैं वो प्रेरित हो जाएंगी या मिलेंगी। तो इस तरह से निषेचन को जेम्स ग्रे ने एक्टिवेशन और उभय मिश्रण के हिसाब से समझाया। तो युग्मकों का जो सक्रियण होता है, एक्टिवेशन होता है, उसमें निषेचन का केवल द्वितीय कार्य है, न कि प्रकृति के द्वारा जो अपने इवोल्यूशन निषेचन का कारण हो, क्योंकि अंडे को बिना निषेचन के सक्रिय कर सकते हैं तथा निषेचन की क्रिया जो है वो अंडे के बिना सक्रियण के भी हो जाती है ना। इसलिए सक्रियण को द्वितीय कार्य के रूप में भी इन्होंने बताया। अब अपन चलते हैं, ये तो अब डेफिनेशन की बात करी थी, मुख्य डेफिनेशन तो इसमें यही थी कि जो नर और मादा युग्मक हैं उनके प्रो न्यूक्लियस का आपस में संलयन होता है, वो निषेचन कहलाता है। बाकी ये तीनों जो साइंटिस्ट हैं, एल्बर्ट टाइटलर,
हैरोल्ड मैनर और जेम्स ग्रे, इन्होंने अपने हिसाब से निषेचन को परिभाषित किया। निषेचन में बेसिक नीड्स क्या है ना, इसी स्लाइड में मैंने जैसे लिख रखा है बेसिक नीड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसमें अपन देखेंगे कि निषेचन में मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, बेसिक नीड्स क्या हैं। तो मूलभूत आवश्यकताओं में पहला तो है कि निषेचन के लिए तरल माध्यम का होना अत्यंत आवश्यक है, लिक्विड मीडियम चाहिए। तो लिक्विड मीडियम में जो अपने एक्सटर्नल निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है, उसमें तरल माध्यम जो होता है जल होता है। वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैराइन वाटर भी हो सकता है। तो ये एक तरह से निषेचन के लिए तरल माध्यम का होना आवश्यक है। और जो अपने को बाह्य निषेचन के अंतर्गत तो जल होता है, तो जल में अपने शुद्ध और समुद्री जल को लेते हैं। यदि इसी में अपने इंटरनल यदि फर्टिलाइजेशन हो तो तरल माध्यम जो होता है दैहिक द्रव्य, जो बॉडी फ्लूइड है, वो काम करता है आंतरिक निषेचन में। यानी निषेचन के लिए अपन को तरल माध्यम की आवश्यकता होगी। पहला तो मूलभूत आवश्यकताओं में ये है। दूसरा अपन देखें तो वो है युग्मकों की जीवन अवधि जो होती है बहुत कम होती है, अतः निषेचन में शीघ्रता से हो जाना चाहिए, नहीं तो जो स्पर्म है उनकी लाइफ कम होगी और वो नष्ट हो जाएंगे। तो अपने को कह सकते हैं क्विकली फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, जैसे ही शुक्राणु जो है वो अंडाणु के पास पहुँचें, क्योंकि शुक्राणुओं की जो लाइफ पीरियड है वो कम होता है। तो एक तो क्विकली और एक तरल माध्यम, दो आवश्यकताएं तो ये हो गई। तीसरी आवश्यकता है कि शुक्राणुओं की संख्या जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, स्पर्म्स मोर देन ओवम, अंडों से शुक्राणुओं की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे जो प्रोबेबिलिटी है निषेचन की वो बढ़ जाए और निषेचन जो है हो जाए। यानी शुक्राणुओं की अधिक संख्या, निषेचन का मतलब शीघ्रता से हो जाना और प्लस तरल माध्यम की उपस्थिति, ये जो है चीज़ें निषेचन के लिए आवश्यक है, बेसिक नीड्स हैं फर्टिलाइजेशन की। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार। जो निषेचन हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है जिसको बाह्य निषेचन कहते हैं अपन हिंदी में, जब निषेचन बॉडी के बाहर हो, देह के बाहर हो, जलीय माध्यम में हो, तो अपन उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जलीय माध्यम में जो होने वाले निषेचन हैं इनको भी अपन दो श्रेणियों में बांट लेते हैं, एक तो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले और दूसरे समुद्री जल में पाए जाने वाले। तो जो समुद्री जल, पहले स्वच्छ जल का लेते हैं। जो फ्रेश वाटर में स्वच्छ जल में बाह्य निषेचन होता है उसमें अपन देख रहे हैं, तो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले प्राणियों में बाह्य निषेचन जो पाया जाता है, इसमें शुक्राणु की जो जीवन अवधि होती है बहुत कम होती है। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या होता है कि जैसे ही मैथुन क्रिया होती है, इंटरक्रॉस होगा, शुक्राणुओं को सीधे ही अंडाणुओं पे छोड़ दिया जाता है, मतलब जो स्पर्म्स होंगे वो ओवम के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल के रूप में अपन ले सकते हैं, इसमें जो मछलियाँ हैं, एम्फीबियंस हैं और जलीय जो इनवर्टिब्रेट्स प्राणी हैं वो आते हैं, है ना, अपने स्वच्छ जल के बाह्य निषेचन के अंतर्गत। दूसरा है अपना समुद्री जल का लें, मैराइन वाटर पे में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो समुद्री जल में पाए जाने वाले जो लोअर श्रेणी के प्राणी हैं उनमें जो बाह्य निषेचन पाया जाता है, इसमें प्राणी क्या होते हैं, लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पश्चात नर और जो मादा युग्मक होते हैं वो प्रजनन काल में एक निश्चित समय में पानी में विसर्जित कर देंगे। यानी मेल और फीमेल दोनों जो गैमिट्स हैं वो जब इनका रिप्रोडक्शन पीरियड चल रहा होगा तो ये मैराइन वाटर में विसर्जित कर देंगे उनको, जहाँ उनका जो है वो संलयन हो जाता है। मादा द्वारा जो विसर्जित अंडों में क्या होता है कि कुछ विशिष्ट रसायन का भी स्राव कर दिया जाता है, और ये रसायन क्या करते हैं, जो स्वजातीय मादाओं को अंडे देने के लिए प्रेरित करते हैं, साथ ही नर प्राणियों को भी शुक्राणु के विसर्जन के लिए प्रेरित करते हैं। यदि फीमेल क्या करती है, जब अंडे विसर्जित करती है, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स उस पर सीक्रेट कर देती है ओवम पे, जिससे स्वजातीय जो स्पर्म
नर प्राणी है मतलब मेल आएगा, वो अपने शुक्राणुओं का, स्पर्म का, उस पर कह सकते हैं मेल गैमेट का विसर्जन करेगा या उसके लिए प्रेरित हो जाएगा। मतलब रसायन के माध्यम से, विशिष्ट रसायन के माध्यम से प्रेरित हो जाता है नर जो है वो उस अंडों पे स्पर्म को विसर्जित कर देता है। इस प्रकार एक ही समय में बहुत सारे अंडे और शुक्राणु जल में मुक्त होकर शुक्राणु और अंडाणुओं का एक बादल सा बना लेते हैं और इस तरह से निषेचन में क्या होती है, वो आसानी हो जाती है। तो मतलब मेल और फीमेल दोनों ही मतलब अपने अपने गैमेट्स जो हैं मैराइन वाटर में विसर्जित कर देते हैं। तो इस तरह से समुद्री जल में ब्राय निषेचन होता है। अपन लेते हैं नेक्स्ट जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन। जो स्थलीय प्राणी है उसमें जो अंडे के ऊपर जो आवरण पाया जाता है अंडे लेन के लिए, उसमें अपने दो तरह के प्राणी होते हैं स्थलीय प्राणियों में। एक तो होते हैं ओवो विविपेरस और एक विविपेरस, यानी अंड प्रजनक और सजीव प्रजनक। तो इसमें अंडों का विकास जो होता है वो गर्भाशय में ही रोक लिया जाता है। मतलब टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं, जो ओवो विविपेरस अंड वाले हैं, अंडे देने वाले, और एक जो होते हैं जो बच्चे को पैदा करते हैं विविपेरस, तो उनमें क्या होता है कि अंडों को उनके विकास के लिए यूट्रस में ही रोक लिया जाता है। तो इन प्राणियों में शुक्राणुओं को मैथुन क्रिया के बाद इंटरक्रॉस के द्वारा प्रजनन पथ में विसर्जित कर दिया जाता है। यानी इंटरक्रॉस के दौरान जो स्पर्म होंगे वो जो आपका प्रजनन पथ है उसमें विसर्जित किए जाते हैं मेल गैमेट्स। और इसमें अलग अलग जो प्राणियों के ग्रुप हैं उसमें अलग अलग तरह से निषेचन, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। जैसे निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी जो होती है, ओविडक्ट होती है, उसके निचले हिस्से में, तो जितने भी यूरोडेल्स हैं उसमें अंडवाहिनी के निचले हिस्से में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। मतलब ओवम वहाँ पड़ा है और उस प्रजनन पथ में मेल के द्वारा स्पर्म को जो वो विसर्जित कर दिया गया है। इसी तरह से ओविडक्ट के ऊपरी भाग में, अंडवाहिनी के ऊपरी भाग में जो जितने भी अपने सैलामेंडर हैं, सरीसर्प रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं और स्तनधारी हैं, ये अंडवाहिनी के ऊपरी भाग में वहाँ अंडा मौजूद होगा और वहाँ पे स्पर्म को विसर्जित कर दिया जाएगा और वहाँ पे निषेचन की क्रिया होगी। और जो आपके अपन ये ले सकते हैं कि गम्बूसिया हुई और हेट्रेडिया और एरिकुलस, ये जो एनिमल्स मैंने बताए आपके गम्बूसिया, एरिकुलस और हेट्रेडिया, इसमें अंडाशय की जो पुट्टिकाएँ होती हैं वहाँ पे निषेचन होता है। तो प्रजनन पथ में जो अपन ने बताया ओविडक्ट के ऊपर और ओविडक्ट के नीचे अलग अलग जगह जहाँ ओवम पाया जाएगा वहाँ पे स्पर्म जो है मेल गैमेट विसर्जित किए जाएंगे और वहाँ पे निषेचन की क्रिया जो है वो कंप्लीट होगी। तो अभी अपन ने इसमें टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन और डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन और बेसिक नीड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की चर्चा करी। नेक्स्ट जो इसी फर्टिलाइजेशन का पार्ट है और नेक्स्ट लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे। थैंक्स बच्चों।